केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी चौबे में भारत के लिए स्वर्णिम कालखंड 8 साल के उपलब्धियों को गिनाया। बताते चले कि आज केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि 8 वर्ष भारत के लिए स्वर्णिम कालखंड रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने भारत को नई दिशा दी है, विकास के नए आयाम गढ़े हैं। पहले देश में यह सोच बन गई थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब आम जनमानस कहने लगी है मोदी है तो मुमकिन है। जो कभी नहीं हुआ वह मोदी सरकार के शासनकाल में हुआ और हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे शुक्रवार को जिला अतिथि गृह में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने कहा कि हम यह गर्व से कह सकते हैं कि इन 8 सालों में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जनता में राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की भावना बढ़ी है। जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी है। किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा मूल मंत्र है अंत्योदय, गरीब उन्मूलन तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पहले योजनाएं कागज में बनती थी और कागज में ही पूरी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है। पिछले 8 सालों में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% से नीचे आ गई है। 2014 में देश की प्रति व्यक्ति आय 79,000 रुपये थी, अब 1.5 लाख रुपये है। आज़ादी के 70 साल में देश में केवल 6.37 लाख प्राइमरी स्कूल बने, जबकि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केवल 8 वर्षों में 6.53 प्राइमरी स्कूल बने। 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ, जबकि आज़ादी से 2014 तक देश में केवल 7 एम्स थे, उसमें भी 6 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बने। 8 साल में भारत सरकार सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने लगभग 3,25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी। 2012-13 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 255 मिलियन टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 316.6 मिलियन टन हो गया। आज़ादी के बाद अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। 2009 से 14 तक मनमोहन सिंह सरकार के 5 सालों में कृषि बजट में 8.5% की वृद्धि हुई थी। वही 2014 से 2019 के बीच कृषि के बजट में 38.8% की वृद्धि हुई। 2013-14 में भारत की जीडीपी 112.33 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी दोगुने से भी अधिक यानी 232.14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश में 500.5 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया है, जो यूपीए सरकार के 10 वर्षों में एफटीआई के मुकाबले 65% जाता है। जीएसटी कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। यह हर महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक दे रहा है। पिछली बार तो यह 1.67 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। खादी के सेक्टर में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। एक साल में 1,15,000 करोड़ रुपए का खादी उत्पादों का कारोबार हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की मिट्टी की सुगंध से सुवासित है। सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान मिला है। युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की गई है। 8 सालों में ऑनलाइन माध्यम से डायरेक्ट खाते में श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 225 खरब रुपए ट्रांसफर किए हैं, जो गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख आधार बनकर उभरा है। दिल्ली से एक क्लिक में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का यह 6ठा चरण चल रहा है। मोदी सरकार ने इस पर 3.40 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक जरूरी राशन मुफ्त पहुंचा रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना है। देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा मिल रहा है। देश के लगभग 55 करोड़ रुपए को सालाना 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। जब तक 3 करोड़ से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हो चुका है। किसान और मजदूरों को पहली बार 3,000 की मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। धारा 370 को समाप्त किया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने का सपना साकार हुआ। दिव्य काशी भव्य काशी का सपना धरातल पर उतरा। रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट एवं बौद्ध सर्किट का निर्माण हुआ। बाबा केदार धाम का पुनरुद्धार हुआ। कोविड प्रबंधन में मोदी जी ने मिसाल कायम की। उनके प्रबंधन को कई देशों ने सराहा। भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ा। पत्रकार वार्ता में बक्सर बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजवंश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा पूनम रविदास, प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा सुशील राय, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा मृत्युंजय सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश राय, सिद्धनाथ सिंह, किसान मोर्चा कोषाध्यक्ष दीपक पांडे, प्रवक्ता नवीन राय, सौरभ तिवारी, अनुराग श्रीवास्तव, राहुल दुबे सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। अब ये कलयुग काल में अगर बैटल ऑफ बक्सर का रहा है, चौसा का मैदान अगर हमारा है, हमारे जितने भोजपुर के किला है, ये प्राचीन संस्कृति में ही आता है। जो कोई 400 का, कोई 500 का, कोई 300 का, मैं अभी हजारों वर्ष की कहानी कह रहा हूँ, लाखों वर्ष। इसलिए हम पौराणिक संस्कृति को जरूर उसमें स्थान दिया है और उसमें आगे कैसे उसका विकसित हो, उस पर भी सरकार का, प्रशासन का अभियान है।
हम पंचकोशी यात्रा को से लेकर के और अनंत कोशी यात्रा तक जाए। हम सिद्धि से संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हमारी सरकार सिद्धि से संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से सबका साथ सबका प्रयास करके जन जन का प्रयास करके इस बक्सर का संकल्प हम सब लोग मिल के दोहराएंगे। सभी जनता, सभी शासन संस्कृति को ये बक्सर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अच्छा बक्सर सुंदर बने। और ये अभयारण्य का क्षेत्र, ये बक्सर केवल बक्सर शहर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए सारे वाल्मीकि रामायण से लेके सभी जगहों पर जब जाएंगे, आगे 14 तारीख को हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से भगवान राम कटे थे, सरजू तट और गंगा तट के किनारे से जहाँ आए थे, जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने उनको कहा था देखो तारिका ये है, इसके स्वरूप को देख। और जहाँ अला अति वाला का विद्या उन्होंने विश्वामित्र जी ने दिया था, महर्षि विश्वामित्र का ये यज्ञशाला था, उस यज्ञशाला को भी बनाने का। और महर्षि विश्वामित्र ऐसे शिरोमणि का जहाँ मूर्ति लगी यज्ञशाला में भगवान राम की जो एक कह सकते हैं उनका आभूषण, उनका जिस प्रकार का छवि है भगवान राम वो बने। उसके लिए जो सांस्कृतिक झांकी वो प्रस्तुत किया जाए, सभी चीजों पर विचार हुआ। बाबा ज्ञान वापी में बनारस आज आपके पास वो व्यक्त करने का कि आपने प्रश्न उठाया, ये हमारे आज के मुद्दे केंद्रीय मुद्दे से अलग है। इसको आज मैंने अलग बैठक भी किया है सभी प्रशासन के साथ। रेल का काम प्रगति पर हो, हमने एसजेवीएनएम के विकास को भी सभी पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ जो योजना अभी विकसित का हुआ या काम खड़ा हुआ उसमें कोई कमी न रहेगा और समय पर काम होगा। शहर के रोड मैप के लिए और शहर का रोड मैप भी बना है पूरी तरह से। बाईपास भी शहर के अंदर बनने जा रहा है और रोड मैप बन करके शहर को कैसे सुंदर बनाएंगे। एक सुंदर शहर बक्सर एक तीर्थाटन का केंद्र, देश और दुनिया के लोग यहाँ तीर्थाटन करने आएंगे। और उसी पृष्ठभूमि में हमने चाहे उपरपाती रोड हो चाहे यह मेन रोड हो, आप देख रहे हैं कि सब लोगों ने अपने अपने मूर्तियों को भी, जहाँ भी अपने महापुरुषों की मूर्ति है उस पर भी गोलंबर को हमने छोटा किया। हर प्रकार से वो प्रशासन लगी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आज हमने इन योजनाओं को एक मूर्त रूप दिया है। बक्सर में एक बड़ी खबर है आप सब लोगों के लिए, आप उसको जान सकते हैं। बक्सर में आने वाले दिनों में ये भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि उनकी, और उतना ही नहीं ये भगवान विष्णु का 5वां अवतार जो हमारे बावन भगवान 5वां अवतार जो अवतरण हुए खेड़ा और घोड़ा और गंगा नदी के किनारे, जो इतिहास घोड़ा गंगा नदी के किनारे। तो हमने ये तय किया है यहाँ के महापुरुष, यहाँ के संतों के साथ विचार करके, और हमारे मैकल देर रात तक हमारे यहाँ के महान संत और कह सकते हैं कि तिदंडी स्वामी जी महाराज के परम योग्य शिष्य श्री दियार स्वामी जी महाराज के साथ घंटों देर रात तक हमारी बात हुई है राम कर्म भूमि को सजाने के लिए, और उस पर एक आधार बना है। और पहली बार हमारे जितने भी संत महात्मा यहाँ के हैं धन, उन सब लोगों के सपनों के आधार पर हिंदुस्तान का एक विराट संत सम्मेलन जो 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इस धरती पर 14-15 नवंबर को विराट संत सम्मेलन होगा। राम कथा और बड़े बड़े देश और दुनिया के तमाम लोग भगवान राम और बावन भगवान के इस भूमि पर रामेश्वर नाथ मंदिर, जो पहला मंदिर भगवान राम के द्वारा
स्थापित हुआ था, ये शिरकत करेंगे। वो जो 9 दिनों का जो राम कथा, जिसमें देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में आएंगे, ये पहली बार मैं इसके जो रामकर भूविन्यास के संस्थापक संरक्षक है और जो यहाँ के संत, ऐसे संत शिरोमणि या स्वामी जी महाराज, स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का 9 दिनों तक उनकी स्वीकृति कथा वाचन का, ऐसे महान संतों का और जितने जगत गुरु शंकराचार्य सबको आमंत्रित करने का और संभव है आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति महोदय को भी, ये सारे लोगों को आग्रह किया गया है। और उस कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम और उस दृष्टिकोण से मैंने आज एक बैठक भी किया है। जिला प्रशासन इसमें इस काम को कैसे सहयोग मिले और एक व्यापक विराट मंदिर, भगवान हमारे छोटे भगवान बावन थे, उनका एक विशाल विराट स्वरूप हम वो देने वाले हैं। और भगवान राम का जो कर्मयोगी राम है, उनका भी वो काया जिसमें उन्होंने तारिका का वध किया, उस काया के रूप में दुनिया में पहला और अप्रतिम प्रतिमा, विशाल प्रतिमा भगवान राम की। और ये और तारिका नहीं, ये अपने महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में आपको बोलते हैं जो महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में जो भगवान राम ने तारिका का वध किया, उसी काया में यहाँ एक विशाल प्रतिमा भी, उसका भी स्थापना का लक्ष्य है और वह भी संकल्प है। और साथ साथ हमारे, मैंने पहले ही कहा कि एक विशाल काया का प्रतिमा, विष्णु के अवतार जो हमारे बावन भगवान हैं, उनकी भी प्रतिमा अलग बनाने का बात हुआ। और उसी कड़ी में हमने पिछले महीने अप्रैल महीने में तय किया था, वहाँ नक्षत्र वन बनाया था बावन भगवान के मंदिर में। आज उसकी भी समीक्षा किया है, जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से बातचीत की है, हमने आईजी प्रशासन से भी बातचीत किया था। और आपकी जानकारी के लिए कि लगभग ये सहमति बन गई है कि जेल के अंदर अलग कैंपस होगा, अलग व्यवस्था होगी, अलग बाउंड्री हो जाएगा, बावन भगवान का अलग होगा और उसका अलग गेट बनेगा, वो गेट अलग बनेगा। ये एक सहमति बन चुकी है, इस पर हमारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन अलग से भी हम यहाँ पर एक वैदिक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, जो रात में हमारे दिया स्वामी जी महाराज से हुआ है, जो मेरे मन में संकल्प है और यहाँ के संतों का पुराना ये आदर्श है, तो वैदिक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भारत सरकार के सहयोग से हो, राज्य सरकार का भी सहयोग हो, जनता जनार्दन का सहयोग हो। हम एक विशाल उसके लिए जमीन देखा गया है, कुछ जमीन, और साथ साथ बावन भगवान के लिए भी यहाँ के अलावा भी एक अलग रूप से एक ऐसा स्वरूप हम देंगे जैसा दुनिया में अगर रामानुजाचार्य भगवान का हैदराबाद में 1000 एकड़ में 1000 करोड़ रुपये से वो विकसित हुआ है, उस प्रकार का एक तीर्थाटन का भूमि मकसद कैसे बन सकता है। दुनिया के मानचित्र में फिर से रामेश्वर नाथ मंदिर को हम कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एक केवल अंतिम बात कर करके, चूंकि आपने प्रश्न किया तो मेरा मुद्दा नहीं था, तो जनाना मेरा कर्तव्य हो जाता है। अंतिम बात उस मुद्दे पर, अभी हाल में ही पार्लियामेंट चल रहा था, मैंने यहाँ से राम भोग ये पहली बार शुरू हो गई और हजारों सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और सभी विधानसभा के अध्यक्ष से लेकर के सभी राज्यों के राज्यपाल को हमने प्रसाद भेंट किया और लिखित रूप से बक्सर की प्राचीन संस्कृति और धरोहर के बारे में अंग्रेजी, हिंदी और कई भाषा में हमने लिख करके उनको वीडियो का भी और हार्ड कॉपी भी ये हमने प्रसाद के साथ भगवान राम, मतलब अपने बावन भगवान और रामेश्वर नाथ का दोनों का छाया के साथ उनके और प्रसाद हजारों लोगों को गया है, जिसका जवाब भी मुझे लगातार इतना अच्छा मिल रहा। पहली बार लोगों ने जाना, राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी एहसास हुआ कि बक्सर जैसा ये प्राचीन काल की भूमि है, सिद्धाश्रम की भूमि, सिद्धाश्रम बक्सर,
उस रूप में सिद्धाश्रम का संकल्प पूरा होगा आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से होगा, आप सब उसके जनक होंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ। बाबा, एक आखिरी सवाल है कि एक अच्छी खबर ये बताई जा रही है कि बिहार के 2 जिलों के गंगा बेसिन में तेल मिलने की अपार संभावना जताई जा रही है। ONGC ने खान भूतत्व विभाग को, सरकार को चिट्ठी लिख करके इसके लिए काम करने के लिए अनुमति भी मांगा है और संभवतः बिहार सरकार से अनुमति मिल भी गई है। अभी तक क्या जानकारी इस पे मिल पाई? मुझे लगता है जितनी जानकारी आपको मिली है वो ठीक है और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी इसमें काफी संवेदनशील है। आगे एक सप्ताह के अंदर और जहां केंद्र सरकार खनन विभाग या पर्यावरण विभाग का जहां सिग्नल देने की आवश्यकता होगी, हम राज्य सरकार के माध्यम से संचिता शीघ्र वो प्रेषित होगा और उस पर हम लोग नियमानुसार उसको जो आदेश है उसको केंद्र सरकार अपना सहयोग करेगी, आदेशित करेगी। सर, अंतिम सवाल है, अभी धरोहर की बात कर रहे हैं। बक्सर में भोजपुर में राजा भोज का किला है, राजपुर में राजपुर का किला है और कतकल्दी का मैदान है, तीनों